ठीक है सर। क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आप लोग एक काम करो, एक छोटा सा अपने उसमें चार्ट बनाते जाना कि टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको बाद में फेयर आउट भी कर लेना। क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, देखो पहला क्लासिफिकेशन जो है, पहला क्लासिफिकेशन जो है उसको लिखना ऑन द बेसिस ऑफ पेई, नोट करते जाना, ऑन द बेसिस ऑफ पेई। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पेई, ठीक है। फिर इसमें फर्दर सब सेग्रीगेशन करना, बेरर इंस्ट्रूमेंट और दूसरा करोगे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये अब जैसे मैं तुम्हारा मॉड्यूल में तुमको दिखाऊं ना, तो उसमें ठीक है बस ये बता दिया क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पहला बेयरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ये किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं वो नहीं समझाया है। किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं वो नहीं समझाया है। कैसे, तो अपन ने वो समझा कि सर ऑन द बेसिस ऑफ पेई, यदि पेई का नाम वगैरह मेंशन्ड है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को ही करना है, तब तो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया, या टू हिज ऑर्डर, ठीक है। और यदि कोई पेई का नाम वगैरह मेंशन नहीं है जिसको पेमेंट किया जाए, जो भी लेके आएगा हम तो उसको कर देंगे, तो वो हो जाते हैं बेयरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है सर। तो आओ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेयरर एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 13 में दिया हुआ है, पहला पहला क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन पढ़ेगा भाई आज? दक्ष अग्रवाल। यस सर। पहले ये बता, कल टेस्ट क्यों नहीं दिया तूने? सर मेरे 9th को एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तो मैंने एक दिन ज़्यादा लिया था, तो आज मैं दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो बेरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पढ़ना चालू कर भाई। बेरर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? Bearer instrument and order instrument, section 13. Bearer instrument. It is an instrument where the name of the payee is blank or where the name of the payee is specified with the words or bearer or where the last endorsement is blank. Such instrument can be negotiated by mere delivery. ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। सर बेरर इंस्ट्रूमेंट्स तीन तरीके से बन सकते हैं। बेरर इंस्ट्रूमेंट्स तीन तरीके से बन सकते हैं कि सर पहला तरीका क्या है, कि सर पहला तरीका है वेयर द नेम ऑफ द पेई इज ब्लैंक, ठीक है। जो भी जिसका भी नाम है उसको अपन ने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000, अरे किसको, वो तो तुमने बताया ही नहीं। तो यदि ऐसा सिनेरियो है पहला जहां पर पेई का नाम ब्लैंक छोड़ दिया गया है, तो वो बेरर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड तरीका, वेयर द नेम ऑफ पेई इज स्पेसिफाइड विद द वर्ड्स और बेरर, जैसे कि मैंने एक चेक बताया था ना आपको, उस चेक में क्या था, पे दक्ष अग्रवाल और बेरर, तो फिर ये बेरर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। क्या आपने नाम तो बता दिया लेकिन उसके साथ में और बेरर लिख दिया, तो फिर ये बेरर इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, यदि इसने सही में किसी को उस तरीके से डिलीवर कर दिया है, तो बिना फर्दर नाम मेंशन किए, ठीक है। तो पहला तरीका, या तो आपने पेई का नाम ही मेंशन नहीं किया है। दूसरा तरीका, आपने पेई का नाम तो मेंशन कर दिया लेकिन उसके साथ में इंस्ट्रूमेंट की रूट्स कैसे रखी, इसके अलावा यदि कोई बेरर और बेयरर की तरह भी इस इंस्ट्रूमेंट को लेके आएगा तो हम उसको ऑनर कर देंगे। तीसरा तरीका, और वेयर द लास्ट एंडोर्समेंट इज लेफ्ट एज ब्लैंक। सर बनाया तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, पे दक्ष अग्रवाल, ठीक है। दक्ष अग्रवाल ने इसको निगोशिएट कर दिया कनव को, कनव ने निगोशिएट मतलब एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, क्योंकि ये तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट तो केवल डिलीवरी से दे दिए जाते हैं, ठीक है सर। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को फर्दर निगोशिएट करना है तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी हो गया, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से कनव को दे दिया, कनव ने रिचा को कर दिया एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। रिचा के मन में पता नहीं क्या आई कि रिचा ने इसको केवल ब्लैंक साइन किए और नाम खाली छोड़ दिया, लास्ट एंडोर्समेंट जो है वो ब्लैंक में छोड़ दिया, तो अब ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किस में कन्वर्ट हो गया सर? बेयरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो गया, बेयरर इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट हो गया। सो तीन तरीके से, जहां पर
name of the payee is left blank, or where the name of the payee is specified with the words or bearer, or where the last endorsement is left blank. Such instrument can be negotiated by mere delivery. ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि सर बेयरर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, एक सेकेंड, हाँ, बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो केवल बस हाथ से पकड़ा दिया, डिलीवरी कर दिया, तो वो निगोशिएट हो गए और या ट्रांसफर हो गए। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, यानी उनका नाम लिख के साइन करके और फिर डिलीवरी करनी पड़ती है, तब वो वैलिडली ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो बेयरर इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया। ये वाला बेयरर इंस्ट्रूमेंट वाले सेगमेंट को भी पढ़ लो कि नेम ऑफ द पे इज लेफ्ट ब्लैंक, or name of the page is specified with the words or bearer, or the last endorsement is blank, or negotiated by mere delivery। देखो चारों पॉइंट्स कवर हो गए। अब पढ़ते हैं अपन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पढ़ भाई। दक्ष अग्रवाल कहाँ चला गया? हाँ सर, एक सेकेंड। It is an instrument which is payable to a person or a payable to person or his order, or payable to order of a person, or where the last endorsement is in full. Such instruments can be negotiated by endorsement and delivery. ठीक है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल टू अ पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन। जैसे कि मैंने लिख दिया, ये जो चेक है इसके आगे नाम लिख दिया पेबल टू कनव, या बिल ऑफ एक्सचेंज के आगे नाम लिख दिया पेबल टू कनव, तो पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन, तो ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया। समझाया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर विच इज पेबल टू अ पर्सन और पेबल टू अ पर्सन और हिज ऑर्डर, या फिर ये जिस पेबल टू अ पर्सन और हिज ऑर्डर, या फिर ये जिसको भी आगे फर्दर निगोशिएट करता है, देता है, ट्रांसफर करता है इसके ऑर्डर से, ठीक है, और उसके ऑर्डर से, ठीक है। पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन और इज ऑर्डर, तो भी वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पेबल टू, इसी चीज को पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, ये दोनों में कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है, कैसे भी करके एस्पेक्ट को कवर किया गया है। पेबल टू ऑर्डर ऑफ अ पर्सन, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन फुल। द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन फुल। मान लो बनाया शुरुआत में कोई बेयरर इंस्ट्रूमेंट था या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, चलो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था कि कनव को पे करेंगे, कनव ने दक्ष को दिया, दक्ष ने रिचा को दिया एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी करके, ठीक है सर। रिचा ने क्या किया, इसको केवल ऐसे ब्लैंक एंडोर्समेंट करके, ब्लैंक नाम छोड़ के साइन करके इसको बेयरर इंस्ट्रूमेंट बना दिया, तो अभी ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटीज लेके आ गया, ठीक है। अब जिसको भी इसने, रिचा ने बाय मेयर डिलीवरी बस पकड़ा दिया, उसने क्या किया, वापस नाम लिख दिया किसका, उसने हमारे देवांश का नाम लिख के एंडोर्समेंट प्लस सिग्नेचर करके देवांश को डिलीवर कर दिया, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो गया सर, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में। यानी कि जो लास्ट वाला पोर्शन है, यदि उसमें बाकायदा जिस तरीके से ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटीज है वो बातें आ गई, द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन फुल, तो फिर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। भले ही शुरुआत ऑर्डर से हुई हो, शुरुआत बेरर से हुई हो, लास्ट वाला एंडोर्समेंट यदि फुल में एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी हो रही, तो फिर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, ठीक है। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स कैसे निगोशिएट होते हैं, दे आर निगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, दोनों करनी पड़ती है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं किस बात पे, वो जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था ना, कि कनव को पैसे देने थे हमारे दक्ष अग्रवाल को, तो दक्ष अग्रवाल यूं ही खाने पे आया कनव के घर पे, कनव ने क्या किया था, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तैयार करके साइन करके अपनी, उसमें दक्ष अग्रवाल का नाम लिखा, नीचे साइन किया, लेकिन अभी तक एंडोर्समेंट तो कर दिया, अपनी टेबल की ड्रॉअर में रख दिया, टेबल की ड्रॉअर में रख दिया, तो ठीक है सर, टेबल की ड्रॉअर में रख दिया, तो एंडोर्समेंट के साथ में अभी तक डिलीवरी पूरी हुई क्या, नहीं सर, एंडोर्समेंट तो हो गया लेकिन डिलीवरी पूरी नहीं हुई। फिर दक्ष अग्रवाल को सडनली कोई काम करते हुए पेंसिल की जरूरत पड़ी, तो दक्ष अग्रवाल ने क्या किया, कनव के टेबल के ड्रॉअर को खोला, उसमें पेंसिल तो मिल गई लेकिन साथ में ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी पड़ा हुआ मिल गया, जहां पर दक्ष अग्रवाल का नाम मेंशन था, तो उसने उठा लिया, जेब में डाल लिया। पर क्या ये प्रॉपर डिलीवरी हुई, क्या ये प्रॉपर डिलीवरी हुई, नहीं सर, डिलीवरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने डिलीवरी की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी, कौन बताएगा, श्रेया बियानी,
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी? चल श्रुति करतड़े तू बता, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी? Voluntary transfer of possession from one person to another. बिल्कुल, वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन, ऑफ पोजेशन ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इच्छा से किया गया ट्रांसफर। क्या यहाँ पर कनव की ड्रॉर से जब दक्ष ने वो उठा लिया तो इच्छा से डिलीवरी हुई थी? नहीं सर, ये तो इसने खुद नहीं उठा लिया, इसको मिल गया। तो क्या ये वैलिड डिलीवरी हुई? नहीं सर, वैलिड डिलीवरी नहीं हुई। ठीक है। हाँ, हमने जहां पर डिलीवरी की डेफिनेशंस पढ़ी थी वहां पर डिलीवरी 3 तरीके की होती है, ये और पढ़ा था। कौन कौन सी तरीके की होती है खरतड़े? Sir, actual, constructive or symbolic. एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी, ये यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, यदि लगेगा तो लगा के बताऊंगा। अदरवाइज क्या डिलीवरी प्रॉपर तरीके से नहीं सर, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं हुआ था इसलिए नहीं हुई। तो सर इसलिए क्या ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली निगोशिएट हुआ? नहीं सर, प्रॉपरली निगोशिएट नहीं हुआ, इसलिए ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ढंग से निगोशिएट नहीं हुआ, ये रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये पहला तरीका हमने कर लिया बेयरर इंस्ट्रूमेंट का। इस पे एक क्वेश्चन और आता है। ये पहली वैरायटी तो मैंने आपको बता दिया कि एंडोर्समेंट तो हो गया प्लस लेकिन डिलीवरी नहीं हुई, टेबल की दराज में डाल दिया और उसने उठा लिया। तो दूसरा इसमें आता है कि सर है ना, मान लो कनव ने टेबल में अपने ड्रॉर में रख दिया था, कनव ने टेबल की ड्रॉर में अपना रख दिया था, और दक्ष अग्रवाल, और इन द मीन वाइल दक्ष अग्रवाल को देना था लेकिन दे नहीं पाया, इतने में कनव की डेथ हो गई। सॉरी कनव, ठीक है, इतने में कनव की डेथ हो गई। इतने में कनव की जब डेथ हो गई तो हमारा दक्ष अग्रवाल यहाँ पर वो कहते हैं ना लोकाचार के लिए आया अगले कुछ दिनों में, ये यूं ही पेंसिल के लिए ड्रॉर खोली तो इसको वहां अपना वो मिल गया। ठीक है, तो इसने अब, लेकिन इसका मन सच्चा था, इसने यूं ही उठा के ले जाने की बजाय इसने क्या किया, कनव के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को बोला कि यार है ना वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के गए थे मेरे लिए, मेरा नाम भी लिखा हुआ है, तो तुम मेरे को दे दो ना, तो वैलिड डिलीवरी हो जाएगी। नहीं सर, जो वो वैलिड डिलीवरी नहीं होगी, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कनव ने बनाया है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स डिलीवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो जिस बंदे ने बनाया है उसी को डिलीवर, या उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स को डिलीवर करना होगा, जो एजेंट्स वगैरह होते हैं। जो एजेंट की भी अथॉरिटी कब तक रहती है? जब तक कि वो जिंदा है तब तक ही रहती है। जैसे प्रिंसिपल मर गया, एजेंट की अथॉरिटी भी बाय डिफॉल्ट अपने आप ही खत्म हो जाती है, जब तक कि वो एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट नहीं है तब तक। ठीक है, चलिए, तो ये अभी आगे हो सकता है, अभी थोड़े से इस पे क्वेश्चंस देखें अपन। तो ये तो हो गया पहला क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बेयरर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अपन ने 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, 3 तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं। क्या 3 तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं? अपन ने पढ़ा है एक तो सर प्रॉमिसरी नोट होता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, और एक चेक होता है। ठीक है, एक प्रॉमिसरी नोट होता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, एक चेक होता है। तो सर बेयरर इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से आ सकते हैं, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से आ सकते हैं? बेयरर इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से आ सकते हैं, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में इन तीनों में से कौन कौन से आ सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 31 ऑफ द निगोशिएबल ऑफ द आरबीआई एक्ट। उसके हिसाब से पूछ रहा हूं कि कौन कौन से बेयरर साइड में आ सकते हैं, इनमें से कौन कौन से ऑर्डर साइड में आ सकते हैं। चलो सबसे पहले अपन प्रॉमिसरी नोट्स की बात करते हैं। क्या प्रॉमिसरी नोट बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इशू किए जा सकते हैं नॉर्मल आदमी के द्वारा? क्या प्रॉमिसरी नोट बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो अपने अपने वीडियोस ऑन करो, क्या प्रॉमिसरी नोट बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं? आंसर, आंसर, नहीं सर। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उस पे वो ये नहीं स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना नाम प्रॉमिसरी जिसको दे नोट रहे हैं। जो बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो केवल गवर्नमेंट और आरबीआई ही इशू कर सकती है, नॉर्मल इंसान नहीं। ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 31। तो अपन तो नॉर्मल इंसान की बात करें तो प्रॉमिसरी नोट इधर तो नहीं आ सकता। ठीक है, क्यों? बेयरर इंस्ट्रूमेंट नहीं, पर इधर तो आ सकता है ना प्रॉमिसरी नोट।
प्रॉमिसरी नोट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? हाँ सर, प्रॉमिसरी नोट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, क्या दिक्कत है? चलो बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? हाँ सर, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट तो हो सकता है कि आई ऑर्डर दर्शित अग्रवाल टू पे अ सम ऑफ ₹1 लाख टू श्रुति खरतड़े। श्रुति खरतड़े कहेगी सर ऐसे ऑर्डर रोज दिया करो किसी न किसी को, ठीक है। आई ऑर्डर टू पे दर्शित अग्रवाल अ सम ऑफ ₹1 लाख टू श्रुति खरतड़े। पर श्रुति खरतड़े ये भूल गई कि आगे लिखा हुआ होता है उसमें फॉर वैल्यू रिसीव्ड। तो तू कोई वैल्यू देगी उसको, कोई चीज करेगी, तभी तो वो तेरे को 1 लाख रुपए का वैलेट देगा। तो सर यस, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट तो हो सकते हैं, लेकिन सर बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं क्या? बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं क्या? दर्शित अग्रवाल बोल रहा है बिल्कुल हो सकते हैं सर। दर्शित ने दिमाग पूरा नहीं लगाया। एक तो वीडियो ऑन नहीं करोगे बच्चे तो मुझे पता कैसे पड़ेगा। एंसल, रिचा, श्रेया, सुहान गोयल, चार्मिंग गोयल, स्विया कर्नावट, वीडियो ऑन करो। बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं क्या? देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज एज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट विच इज पेएबल ऑन डिमांड, एक तो ऐसा, और बिल ऑफ एक्सचेंज एज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट विच इज पेएबल विदाउट डिमांड, एक ऐसा। ठीक है, तो सर अब इनमें से कौन सा वाला सेक्शन 31 में मना किया गया ऑफ द आरबीआई एक्ट इशू नहीं किया जा सकता? कौन सा वाला मना किया गया? दर्शित हाँ तो बड़ी जल्दी भरी, अब तू ही बता दे कौन सा मना किया गया इनमें से। श्रुति करतड़े बता। On demand. दर्शित बता, कौन सा वाला कार्ड दूं? सो डिमांड वाला। ठीक है, तो ये वाला इशू नहीं कर सकते ना? आज ये वाला इशू नहीं कर सकते ना? ये तो कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर इंस्ट्रूमेंट विच इज पेएबल विदाउट डिमांड। तो ठीक है सर, ये वाला कर सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट विच इज पेएबल विदाउट डिमांड कैन डेफिनेटली बी इशू। इधर तो मस्ती से किए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं तीसरे इंस्ट्रूमेंट पे, चेक। चेक क्या बेयरर इंस्ट्रूमेंट जैसे इशू किया जा सकता है? कल मैंने आपको बताया था कि सर यहाँ ये सेक्शन 31 ऑफ आरबीआई यही लग रहा है, चेक के लिए नहीं लग रहा है। तो चेक एज अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट इशू किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। चेक क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट जैसे इशू किया जा सकता है? 100% किया जा सकता है। ठीक है, चेक बेयरर इंस्ट्रूमेंट जैसे नाम खाली छोड़ दिया, साइन कर दिया, या फिर नाम में इनिशियली ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था, एंडोर्समेंट जो लास्ट था वो ब्लैंक लिख के और साइन कर दिया, तो सर बिल्कुल चेक बेयरर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। ठीक है, चेक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स में तीनों कैटेगरीज हो जाएंगी। बेयरर इंस्ट्रूमेंट में प्राइमरीली चेक आ जाएगा, और दूसरा बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज बेयरर इंस्ट्रूमेंट विच इज पेएबल विदाउट डिमांड आ सकता है। ठीक है, कुछ कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी मिली, या दर्शित अग्रवाल और कंफ्यूज हो गया? इसे समझे। समझा? ठीक है, चलिए अब अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। पहला तो क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ पेई, पेई के बेसिस पे, तो वो मैंने आपको बता दिया कि सर बेयरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड क्लासिफिकेशन आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लिख लो ये, क्योंकि ये वर्ड लिखा नहीं गया है तुम्हारे उसमें क्या नाम है मॉड्यूल में, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो होता है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक होता है सॉरी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है सर, तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है रे?
इनलैंड, भारत से संबंधित, भारत में बना हुआ इनलैंड, और जो बाहर से कोरिलेट करेगा वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ये बेसिक याद रखने के लिए, इनलैंड। ठीक है, देखो समझने वाली बात है कि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। देखो इसमें एक इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो आओ एक बार पढ़ लेते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। पढ़ना है इसको दक्ष अग्रवाल। Inland instrument, a promissory note, bill of exchange, or check drawn or made in India and payable in or drawn upon any person resident in India shall be deemed to be an inland instrument. shall be deemed to be an inland instrument। ठीक है सर। एक मिनट। हाँ, अब देखो, एक ये नोट करना, देखो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं ना वो मॉड्यूल से ज्यादा इजी है कि सर इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में एक तो होगी मेजर कंडीशन, एक तो होगी मेजर कंडीशन, ठीक है, और उसके साथ में एंड दो माइनर कंडीशंस में से कोई भी एक सेटिस्फाई होनी चाहिए, माइनर कंडीशन नंबर 1 और माइनर कंडीशन नंबर 2। ठीक है, एक तो मेजर कंडीशन होनी चाहिए और उस मेजर कंडीशन के साथ में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या तो ये दिस एंड दिस या फिर दिस एंड दिस। तो एक मेजर कंडीशन और कोई भी एक माइनर कंडीशन यदि मिल जाती है तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाने लग जाएगा। ये नोट किया तुम लोगों ने, ये नोट किया तुम लोगों ने मैं जो भी बोल रहा हूं सर, एक बार वापस बोल सकते हो प्लीज? देख, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं वो अभी समझाने की प्रोसेस में चल रहे हैं अपन। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एक मेजर कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और उस मेजर कंडीशन के साथ में एंड कोई भी एक माइनर कंडीशन, माइनर कंडीशन नंबर 1 मैं बताऊंगा क्या कंडीशंस है, या फिर माइनर कंडीशन नंबर 2 दिस प्लस आइदर दिस और दिस प्लस आइदर दिस। ठीक है, आइदर और दिस दोनों का मेजर कंडीशन और माइनर कंडीशन में से कोई भी एक यदि दोनों मिल जाती हैं तो फिर हम उसको इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। यानी कि देखो स्क्रीन पे देखना सब जने, या तो ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठ जाए या फिर ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो फिर वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाने लग जाएगा। मेजर कंडीशन तो फुलफिल होनी जरूरी है, मेजर कंडीशन के साथ में एक कोई भी, दोनों में से एक कोई भी माइनर कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। भेजे में घुस गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेजर और माइनर का क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। एक एक जने को, कनव, ऋचा, श्रेया, श्रुति, सुहान, स्विया, एंसल, दर्शित, देवांश, यस। तो अब समझे मेजर कंडीशन क्या है और दो माइनर कंडीशंस क्या है जिनमें से मेजर के साथ में कोई भी एक अटैच होनी चाहिए। यस सर, आइए मेजर कंडीशन क्या है रे, समझो लिख लो। मेजर कंडीशन क्या है, ठीक है, मेजर कंडीशन है इंस्ट्रूमेंट, जो भी अपन इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं ना, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, वो मेड इन इंडिया है। इंस्ट्रूमेंट शुड बी मेड इन इंडिया, भारत में बनाया हुआ है। ये है तुम्हारी मेजर कंडीशन जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए मेजर कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी जरूरी है। प्लस माइनर कंडीशन में से क्या सेटिस्फाई होनी जरूरी है समझना, माइनर कंडीशन दो हैं। ठीक है, माइनर कंडीशंस दो हैं, आइए समझते हैं, या जिनको एडिशनल कंडीशन भी बोल सकते हो। तो माइनर या एडिशनल कंडीशन नंबर 1 क्या है, instrument is payable in India, that instrument is payable in India। ठीक है, या तो ये मैच हो जाए मेजर के साथ में, और या फिर दूसरी क्या है, इंस्ट्रूमेंट इज
drawn upon a person, drawn upon a person resident in India, drawn upon a person who is resident in India। ठीक है, देखो इंस्ट्रूमेंट यदि भारत में बना हुआ है इतना ही काफी नहीं है, उसके साथ में इन दोनों में से कोई भी एक माइनर कंडीशन और मैच हो जानी चाहिए। ये माइनर कंडीशन नंबर 2 है, ये माइनर कंडीशन नंबर 1 है। इंस्ट्रूमेंट भारत में बनाया गया होना चाहिए, इट इज मेड इन इंडिया, प्लस इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल इन इंडिया। मुंबई में पेएबल है, कोलकाता में पेएबल है, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, जोधपुर में है, जयपुर में है, इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। तो ऐसा कुछ है, मतलब इसके साथ में ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम उस, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, हम उसको क्या बोलेंगे, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, क्योंकि इस मेजर कंडीशन के साथ में एक माइनर कंडीशन मैच होती है। या फिर इंस्ट्रूमेंट भारत में बनाया गया है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में की लैंग्वेज देखो, आई ऑर्डर मिस्टर एक्स इज ऑर्डरिंग मिस्टर वाई टू पे a sum of rupees 1 lakh to Mr. Z, ठीक है, ओके सर। Z is resident in USA, ठीक है। अब इधर क्या है, मिस्टर एक्स जो है वो भारत में बैठे हैं, ही इज इनटू इंडिया मेकिंग दिस इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया, वो इस इंस्ट्रूमेंट को, बिल ऑफ एक्सचेंज को इंडिया में बना रहे हैं, ठीक है सर। टू पे अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख टू मिस्टर वाई को ऑर्डर कर रहे हैं टू पे अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख टू मिस्टर जेड हु इज रेजिडेंट इन यूएसए। इंस्ट्रूमेंट जो है वो बाहर पेमेंट करने के लिए बन रहा है, लेकिन किस पे बन रहा है, इस इट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। वाई के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको इसको बोल रहे हैं कि तेरे को पे करना है। ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। तो सर इंडिया में बनाया गया और इट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी कि इसके साथ में ये वाली कंडीशन मैच हो गई, ठीक है। भले ये वाली कंडीशन मैच नहीं हो रही है क्योंकि ये पेएबल इन यूएसए है, पे इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल इन यूएसए है, यूएसए में किसी पर्सन को पे करना है, ठीक है, तो भी ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा क्योंकि इसके साथ में ये वाली कंडीशन मिली है। तो मेड इन इंडिया, इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, क्या है? तो फिर ये इस मेजर के साथ में ये वाली माइनर सेट हो गई। तो सर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज को हम इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? कैसे मैंने एक मेजर कंडीशन के साथ में ये वाली कंडीशन जोड़ दी? यस सर। अब सर मेजर कंडीशन है, यही बिल ऑफ एक्सचेंज इंडिया में बनाया गया, इंस्ट्रूमेंट इज मेड इन इंडिया। सर इट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। सर मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑर्डर किया कि तुमको 1 लाख रुपया जेड को पे करना है। मिस्टर वाई इज रेजिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है। तो मेजर कंडीशन इंडिया में बना ये इंस्ट्रूमेंट, ये तो पक्का हो गया, लेकिन सर इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन अपॉन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, सर ये पूरा नहीं हुआ ना, क्योंकि ये तो जिस आदमी पे ड्रॉ किया गया वो यूएसए में रह रहा है, ठीक है सर। टू पे मिस्टर जेड हु इज अ रेजिडेंट इन इंडिया, जो कि भारत में रहता है, उसको पे करने के लिए किया। तो सर एक मेजर कंडीशन के साथ में ये वाली दूसरी फर्स्ट माइनर कंडीशन, तो भी ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाने लग जाएगा, ठीक है। इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पे। क्या ये बात समझ में आई, कैसे अपन इनलैंड और फॉरेन बना रहे हैं, और कौन सी 2 कंडीशन मेजर और 2 माइनर? बोलो रे भेजे में बात सेट हुई? और पढ़ेंगे अपन एग्जांपल्स के थ्रू, अभी एक बार के लिए भेजे में बात सेट हुई या नहीं हुई? यस, भेजे में बात सेट हुई या नहीं हुई? यस सर। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है रे? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ होगा,
फॉरेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज वन विच इज नॉट एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। यदि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ किसी भी कारण से, तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो अब कोई एक इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे नहीं होगा? एक इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कब कब नहीं होगा? एक इंस्ट्रूमेंट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कब कब नहीं होगा? सर नंबर 1, या तो मेजर कंडीशन ही मीट विद नहीं हो रही है, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया, मेजर कंडीशन क्या थी? द इंस्ट्रूमेंट इज मेड इन इंडिया, द इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया। ठीक है, तो सर हमने इंडिया में नहीं बनाया, फॉरेन में बनाया, तो ये यदि मेजर कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो शुरुआत में फिर हमको माइनर कंडीशंस देखने की जरूरत ही नहीं है, हम तो यही समझ जाएंगे कि ये एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। बात समझ में आई? यस सर। इफ द इंस्ट्रूमेंट इज मेड आउटसाइड इंडिया, देन नो फर्दर लुकिंग फॉर माइनर कंडीशंस, अपने आप वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब चैलेंज कहाँ आता है कि सर मेजर कंडीशन तो मीट विद हो गई, दैट द इंस्ट्रूमेंट इज मेड इन इंडिया और ड्रॉन इन इंडिया। ठीक है सर, लेकिन उसके साथ में न तो माइनर कंडीशन नंबर 1 पूरी हो रही है, न ही माइनर कंडीशन नंबर 2 पूरी हो रही है। तो भले ही ये मेड इन इंडिया हुआ, फिर भी हम तो कह रहे हैं इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए मेजर कंडीशन के साथ में एक कोई भी, आइदर दिस और दिस, ये माइनर का या माइनर हो जाए, कोई भी कंडीशन मीट विद हो जाए, हमारा काम हो जाएगा, हम उसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट मानेंगे। अच्छा चलो, बना इंडिया में, लेकिन ना तो वो ड्रॉन अपॉन अ पर्सन है हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। भाई एक्स ने वाई को बोला तेरे ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, तेरे को एक्सेप्ट करना है, ये वाई इंडिया का रेजिडेंट ही नहीं है, ना ये पेएबल इन इंडिया है, बाहर ही पेमेंट करने की बात करी जा रही है, ना तो पेएबल इन इंडिया मैच हुआ, ना ही रेजिडेंट पे ड्रॉ किया गया, तो फिर बाहर पेमेंट किया गया और बाहर के ही किसी आदमी पे ड्रॉ किया गया है जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं था, तो फिर वो चूंकि मेजर के साथ में भले ही इंडिया में बना दिया, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फिर वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होने लग जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक का भी कॉम्बिनेशन हमको नहीं मिला मेजर के साथ में। बोलो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा? जब इनलाइन इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो कैसे फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा? ये बुद्धि में भेजे में बात घुसी? यस सर, भेजे में बात घुस गई। पढ़ना, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल पढ़ने स्टार्ट करें, इनलाइन इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल पढ़ने स्टार्ट करें। बोलो यस और नो। मेरे को बस इतना जानना है, तुमको कंसेप्ट इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का समझ में आया या नहीं आया? एवरीवन यस? आगे बढ़े, इजी है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे याद हो जाएगा। चलो तो एक बार सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो, फिर एग्जांपल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन।